हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये हमारी आज की मैराथन क्लास होने वाली है एमपीडीएड के द्वितीय वर्ष का विषय शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास की। इसके सभी इकाइयों को एक साथ इस मैराथन क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि कई सारे उस पेपर में आए हुए प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ आने वाली डेट की परीक्षा जो संभावित होंगे वो सभी गेस्ट क्वेश्चन के भी डिटेल में आंसर्स हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि इस एक वीडियो लेक्चर, इस एक मैराथन क्लास को देखकर आपका ये पूरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के डायरेक्टली शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, क्योंकि जैसे डेट की एग्जाम खत्म होगी हम सीटेट, एमपीटेड वर्ग 3 परीक्षा, पात्रता परीक्षा की भी तैयारी शुरू करेंगे। उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है, उस दूसरे चैनल की लिंक दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, स्टडी क्लास एमपीटेड सीटेट। उस दूसरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। शिक्षक भर्ती की परीक्षा की, पात्रता परीक्षा की तैयारी वहां पर हम शुरू कर देंगे जैसे डेट की परीक्षा खत्म होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पहली इकाई से। पहला इकाई जिसका नाम है भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रिया। भारतीय शैक्षिक प्रणाली इसका मतलब यह है कि इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी संरचना, उसका कैसे वो बना है, साथ ही उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है, उसकी बात हम करेंगे। तो ये जो एक इकाई है, इस इकाई से कुल अंक आवंटित है 15 अंक की। जी हाँ, टोटल 15 मार्क्स इस पर अलॉटेड है, यानी इस एक इकाई को पढ़कर आपको 15 अंक हासिल हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। शुरुआत करेंगे सबसे पहला प्रश्न कि भाई विद्यालय संस्कृति की प्रमुख 3 विशेषताएं लिखिए। यानी कोई भी ऐसी मेन 3 आप खासियतें लिख दीजिए जो विद्यालय संस्कृति यानी स्कूल वाला जो कल्चर होता है उसके रिलेटेड है, उससे संबंधित। तो विद्यालय संस्कृति से संबंधित अगर हम विशेषताओं की बात करें तो पहले ऐसा थोड़ा सा एक दो लाइन की थोड़ी लिखो कि विद्यालय संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी उसकी कई सारी प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ 3 या प्रमुख विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं। नंबर 1 है ना, सबसे पहली विशेषता क्या है? साझा मूल्य और विश्वास है ना, शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स। यानी यहां पर साझा मूल्य मैंने तो पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, इन सब का जो मूल्य यानी कि वैल्यूज, इन सब का जो मकसद होता है साझा, सेम होता है ना। हमें जो चाहिए बच्चों को भी वही चाहिए ना। हम पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो इनका क्या रहता है कि भाई शिक्षक, छात्र, विद्यालय, इन सब का गोल एक रहता है, यानी बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंट बन जाए, बच्चे अपने जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका जो भी कक्षा है बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें, उनका एकेडमिक्स इंप्रूवमेंट हो, है ना। तो बच्चे भी वही चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़े, अच्छा नॉलेज मिले। शिक्षक और स्कूल ये भी चाहता है कि बच्चों को अच्छा नॉलेज दिया जाए, अच्छा समझाया जाए, पढ़ाया जाए। तो इन सब का ना एक जैसा होता है मूल्य, अनुशासन होना चाहिए, नैतिक चीजें भी सीखना चाहिए, ये सब है ना। ये विद्यालय संस्कृति की पहली विशेषता। दूसरी क्या? सहयोगात्मक वातावरण। ऐसा वातावरण होता है जहां एक दूसरे को सहयोग करते हैं, यानी बच्चे टीचर का सहयोग करेंगे कि हाँ सर पढ़ाई हम पढ़ना चाहते हैं, टीचर सहयोग करेगा बच्चों को, बताओ तुम्हारा डाउट क्या है, क्या क्या पढ़ना है, चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर एक दूसरे का सहयोग होता है ना। तो ये ऐसा वातावरण निर्मित होता है यहां पर जो सहयोगात्मक होता है, यानी कि आप कह सकते हो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, यानी शिक्षक, प्रशासन और छात्र ये सब मिलकर बीच टीम वर्क, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। यहां पर अच्छा आपस में उनका बॉन्डिंग होता है, तालमेल होता है, ठीक है। तो ये जो वातावरण होता है पूरी तरह से आप कह सकते हो कि सहयोगात्मक होता है, यानी कि हेल्पिंग नेचर का होता है, एक दूसरे का हेल्प करना। फिर तीसरा भाई सकारात्मक और सुरक्षित परिवेश, है ना, पॉजिटिव एंड सेफ क्लाइमेट। विद्यालय में आप देखोगे सुरक्षित यानी कि सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। विद्यालय के आसपास आपको बहुत ऐसा होगा कि कभी कभी ऐसा देखना कि शराब की दुकानें या गुटखा पान मसाले की दुकानें होती है तो उसके ऊपर बैन भी लगता है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके ऊपर आंदोलन भी करते हैं, उन्हें हटाया भी जाता है। विद्यालय में आप देखो बाउंड्री वॉल बनी रहती है, फायर सेफ्टी की सुरक्षा, एग्जिट कीज, यानी मान लो कभी इमरजेंसी में अगर कहीं निकलना हो, इमरजेंसी में कुछ आग लगती है, कोई दुर्घटना घटती है तो उससे बचने के लिए, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के साथ मतलब वो पूरा माहौल जो वातावरण होता है ना वो ऐसा निर्मित किया ही जाता है, एकदम सेफ्टी वाला, है ना। तो वो जो पूरा सकारात्मक पॉजिटिव वहां पर चीजें रहती हैं। आप देखोगे जगह जगह कोटेशन लिखे रहते हैं, यानी अच्छे से पढ़ें और अच्छा प्रोग्रेस हासिल करें, महान कार्य करें, महान व्यक्तियों के चित्र दिखेंगे आपको, है ना, उनके द्वारा कहे गए सूक्तियां लिखी होंगी, कोटेशन लिखा होगा। तो ये सब विद्यालय में होता है, ठीक है। यहाँ गलती को सुधारने का मौका मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं किसी छात्र ने गलती की तो उसको एकदम भाई निकाल दिया स्कूल से, ऐसा नहीं, मौके मिलते हैं, उन्हें वार्निंग मिलती है, पनिशमेंट मिलता है, सुधारने के लिए चेतावनी भी और मौका भी मिलता है साथ साथ, है ना। तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। क्लियर? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि भाई अनुशासन कितने प्रकार का, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप के अनुशासन होते हैं। तो नंबर 1 दमनात्मक अनुशासन, दमन करने वाला अनुशासन। नंबर 2 भाई मुक्तात्मक अनुशासन, है ना, मुक्तात्मक ऐसा मिला के मुक्तात्मक अनुशासन। फिर प्रभावात्मक अनुशासन और उसके बाद आत्म अनुशासन या फिर स्व अनुशासन, स्वयं का, है ना। तो ये 4 यहां पर आप देखोगे अनुशासन के प्रकार हैं।
4 टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन कह सकते हो, अनुशासन कह सकते हो। कौन कौन से? दमनात्मक अनुशासन, फिर भाई मुक्तात्मक अनुशासन, फिर प्रभावात्मक अनुशासन और आत्म अनुशासन या फिर स्व अनुशासन, जिसे आत्म अनुशासन को स्व अनुशासन भी कहते हैं। तो ये अनुशासन क्या है? प्रकार है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए भाई, शिक्षक नेतृत्व का महत्व लिखिए। टीचर जो नेतृत्व करता है, लीड करता है, ठीक है, उसका महत्व क्या है? शिक्षक किन किन चीजों का करता है नेतृत्व करता है, कौन कौन चीजें टीचर डिसाइड करता है, कौन कौन सी चीजों का नेतृत्व करता है, ठीक है। तो शिक्षक जो है भाई, वो नेतृत्व का महत्व क्या क्या है? तो शिक्षक का नेतृत्व अगर करेगा, शिक्षक नेतृत्व करेगा लोगों का, विद्यालय का, बच्चों का, छात्रों का, या उनके करियर का, उनके करिकुलम का, जो भी होगा, तो शिक्षक नेतृत्व का क्या भाई महत्व है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है? तो नंबर 1 भाई, विजन और लक्ष्यों का निर्धारण, यानी जो विजन है, विजन मतलब जहां तक हम देख पा रहे हैं, जो हमारी सोच है, ठीक है, और उनके एम का, लक्ष्य का, उसका क्या करना भाई? निर्धारण, डिसाइड करना कि साल के अंत तक हमें इतना आना चाहिए, इतने महीने तक हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए, क्लास के बच्चों का इतना % बनना चाहिए, सभी बच्चे पास होना चाहिए, इस तरह का विजन, इस तरह का लक्ष्य निर्धारण। दूसरा, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, यानी एजुकेशन की क्वालिटी में क्या करना? इंप्रूवमेंट, है ना, शिक्षा की क्वालिटी को सुधारना, शिक्षा का जो स्तर है उसको बेहतर बनाना। और सकारात्मक विद्यालय संस्कृति का निर्माण, यानी कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, यानी ऐसी विद्यालय संस्कृति रहेगी जो सकारात्मक होगी, जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, सब अच्छाई होगी और सब उसमें पढ़ना चाहेंगे, इंप्रूवमेंट, सुधार करना चाहेंगे अपने आप में। फिर शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, शिक्षकों का भी व्यावसायिक विकास हो, यानी टीचर भी एक तरह से व्यावसायिक, यानी कि आप कह सकते हो बिजनेस पर्पज से वो भी ग्रोथ करे, करियर ऑप्शन की पर्पज से उसे पैसा मिलना चाहिए, उसका इकोनॉमिक कंडीशन। आप सोचिए, अगर टीचिंग फील्ड में ज्यादा पैसा नहीं होगा तो टीचिंग फील्ड में कोई आना क्यों चाहेगा? जिस फील्ड में ज्यादा पैसा होगा, अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग उसी फील्ड में जाएंगे। जिस दिन टीचिंग फील्ड में ज्यादा पैसा आने लग जाएगा, उस फील्ड में टैलेंटेड लोग भी टीचिंग फील्ड में आएंगे, तो अच्छे टीचर मिलेंगे बच्चों को। तो टीचिंग फील्ड में शिक्षकों का व्यावसायिक विकास भी होना बहुत जरूरी है। फिर संसाधनों का कुशल प्रबंधन, है ना, जो भी रिसोर्सेस होंगे, जो भी संसाधन है, उसका सही मैनेजमेंट करना, सही प्रबंधन करना। स्कूल में अगर मान लो स्मार्ट बोर्ड है, तो स्मार्ट बोर्ड लाके लगा दिया, पर कोई टीचर उसको यूज ही नहीं कर रहा है, टीचर्स उसका यूज करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उसमें दिखाएं, पढ़ाएं, सिखाएं, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। फिर समुदाय और अभिभावकों से समन्वय, यानी जो समुदाय है, सोसाइटी है, और जो अभिभावक है यानी कि पेरेंट्स हैं, उनके साथ संबंध, रिलेशन बना के रखना अच्छे, है ना, उनके बीच तालमेल बना के रखना, ये सब शिक्षक का काम होता है। तो ये सब शिक्षक नेतृत्व के क्या है? महत्व है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि भाई विद्यालय संगठन में प्रधान अध्यापक के दायित्वों का वर्णन कीजिए। विद्यालय संगठन यानी स्कूल का ये जो पूरा का पूरा आप कह सकते हो समूह होता है, जो संगठन होता है विद्यालय का, उसमें जो प्रधान अध्यापक होता है भाई, यानी जो प्रिंसिपल होते हैं, उनका क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है? पावर नहीं, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका दायित्व क्या होता है? तो भाई प्रधान अध्यापक की अगर बात करें तो उनके दायित्व की बात करें तो भाई प्रधान अध्यापक का विद्यालय में, स्कूल में क्या उनका दायित्व होता है, क्या उनका कह सकते हैं आप रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? तो नंबर 1 प्रशासनिक दायित्व, यानी मैनेजमेंट करना, प्रशासन देख रेख करना, किस टीचर का मैनेजमेंट करना, टीचर्स हायर करना, टीचर कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो उसका फीडबैक देखना, उसको रिमूव करना, है ना, सिलेबस पे नजर रखना, यानी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये सब देखना प्रधान अध्यापक का काम। दूसरा शैक्षणिक व पर्यवेक्षक की दायित्व, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई होती है, शैक्षणिक, एकेडमिक्स, और पर्यवेक्षक मतलब इन्विजिलेशन, इनका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी भी है कि सब जगह सही काम देख रेख करना, आप कह सकते हो, है ना, पढ़ाई का, काम का, इन सब का, शिक्षण प्रक्रिया का देखभाल करना, कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा, कौन बच्चे क्लास के सीख रहे, कौन से बच्चे नहीं सीख रहे, कौन से बच्चे ज्यादा बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अनुशासनहीन है ऐसे बालक, है ना, कौन सी क्लास ऐसी है, तो ये भी नजर रखना। फिर मानव संसाधन प्रबंधन, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी जो भी इंसान है उस स्कूल में, विद्यालय में, उसमें कोई भी हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, इन सब का सही प्रबंधन करना, सही व्यक्ति को सही विषय पढ़ाने देना, सही व्यक्ति को सही काम सौंपना, ये होता है मानव संसाधन प्रबंधन, ये भी प्रधान अध्यापक ही करता है। फिर वित्तीय दायित्व, यानी कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, सैलरी देनी है, सारी चीजें, वित्तीय तो दायित्व भी प्रधान अध्यापक का ही होता है, यानी कितना फीस कलेक्ट हुआ, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने खर्चे हैं, किन किन को सैलरी देनी है, कहाँ कहाँ रहेगा, मैंने पैसे का हिसाब किताब मैनेजमेंट भी ये लोग देखते हैं। और क्या, सामुदायिक व बाहरी संबंध, यानी कि बाहरी लोगों से पूरे संबंध आपस में, मतलब जितने भी लोग हैं वहां काम कर रहे हैं समुदाय में, विद्यालय में, उनके बीच आपस के रिलेशंस, और स्कूल का समाज के साथ क्या संबंध है। जैसे आप देखो प्रिंसिपल गेस्ट लोग को बुलाते रहते हैं, प्रिंसिपल पेरेंट्स को बुलाते रहते हैं ताकि स्कूल ढंग से चले, है ना, स्कूल में कुछ नई नई चीजें हो, मार्गदर्शन मिले, उत्साह मिले, तो ये सब समुदाय से और बाहरी दुनिया से, समाज से कह सकते हो, ये जो प्रधान अध्यापक ही संबंध स्थापित करता है, वही कांटेक्ट में रहता है। ठीक, तो ये सारे जो आप देख रहे हो, ये सब प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है प्रधान अध्यापक की विद्यालय संगठन में। स्कूल आप कह सकते हो कम्युनिटी में या स्कूल मैनेजमेंट में टीचर प्रिंसिपल का ये रोल रहता है, प्रधान अध्यापक का इतना भूमिका रोल रहता है।
क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है हमारा कि भाई शैक्षिक प्रबंधन के कार्य बतलाइए। यानी कि जो एजुकेशन मैनेजमेंट होता है ना, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो होता है, जो शैक्षिक प्रबंधन है उसका कार्य क्या है। शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं भाई? शैक्षिक प्रबंधन की बात करें तो नंबर 1 शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में नियोजन, यानी कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन एवं प्रबंधन यानी एजुकेशन का मैनेजमेंट, और भाई एजुकेशन के जो लोग हैं जो रोल प्ले करेंगे, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कह सकते हैं, इनका भाई आपस में नियोजन करना, आपस में एक दूसरे की भाई बातचीत कराना, आपस में एक दूसरे का सही समन्वय बिठाना। फिर शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में संगठन, यानी कि जो शैक्षिक प्रशासन है, यानी कि जो एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी लोग ऑफिसर्स होंगे, अधिकारी होंगे, और उसका जो मैनेजमेंट करने वाले लोग होंगे, भाई इनमें आपस में संगठन बनाना, इनका आपस में एक दूसरे से अच्छा बॉन्डिंग हो, आपस में एक दूसरे की समझ हो, है ना। तो ऑफिसर लोग, एजुकेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव संभालने वाले लोग हैं, वो कुछ और ऑर्डर दे रहे, मैनेजमेंट करने वाले कुछ और कर रहे, बात ही नहीं बन रही, तो ऐसा नहीं, इनके बीच आपस में सही टीम वर्क होना चाहिए मेन तो। फिर शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन द्वारा निदेशन, यानी कि प्रशासन और प्रबंधन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन लोग और प्रबंधन वाले लोग, ये सब मिलकर इनको सही क्या करे भाई, गाइडेंस दे, सही निर्देशन दे, यानी कि कहां काम करना है, किस दिशा में काम करना है, कैसे सुधार करना है, ये सबका निर्देशन। फिर शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल भी करना, यानी शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन द्वारा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट द्वारा कंट्रोल बनाना, है ना, उन्हें भाई आप नियंत्रण में रखना। यानी पूरा सिस्टम तभी ढंग से चलेगा जब हर व्यक्ति नियंत्रण में रहे, है ना, कंट्रोल में रहे। तो ये होगा किसकी मदद से? शैक्षिक प्रशासन, यानी कि पूरा का पूरा जो स्टाफ फैकल्टीज होंगे उनकी मदद से, और प्रबंधन मैनेजमेंट की मदद से, है ना, जो मैनेजमेंट के काम देखते होंगे। तो ये सब चीजें जो है ये शैक्षिक प्रबंधन के कार्य है, यानी एजुकेशन का मैनेजमेंट ऐसे करना होता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, शिक्षक अभिभावक संघ के कार्य बतलाइए। शिक्षक अभिभावक यानी टीचर और पेरेंट्स का जो अपना संघ, यानी कि उनकी जो कम्युनिटी होती है, पेरेंट टीचर कम्युनिटी, है ना, उसका भाई कार्य क्या होता है, इनके क्या क्या कार्य हैं। तो भाई शिक्षक अभिभावक संघ के कार्यों की बात करें, ऐसे तो भाई इनके कई सारे कार्य होते हैं। पेरेंट टीचर जो एसोसिएशन होता है, पेरेंट टीचर्स यानी कि अभिभावक और शिक्षक, इनका अपना एक संगठन एसोसिएशन होता है, पीटीए जिसे कहते हैं, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, यानी शिक्षक अभिभावक संघ। इनके कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनमें से कुछ कई सारे कार्य होते हैं, उनमें से महत्वपूर्ण कार्य नीचे निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ऐसा आप लिख लो। नंबर 1 छात्रों का शैक्षिक व व्यक्तिगत विकास, छात्रों का एकेडमिक्स यानी कि शैक्षिक पढ़ाई लिखाई का, साथ ही उनका व्यक्तिगत पर्सनल डेवलपमेंट भी करना। ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ाई सीख रहा है लेकिन उसे बोलना नहीं आता, है ना, उसे आई कांटेक्ट करना नहीं आता, वो एक्टिव नहीं, से खेल कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं। इन दोनों का विकास हो, ये काम होता है पेरेंट और टीचर संगठन का देखना। दूसरा, विद्यालय के विकास में सहयोग, स्कूल के डेवलपमेंट में, विद्यालय के विकास में सहयोग करना, हेल्प करना, कंट्रीब्यूट करना। तीसरा, सह शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, यानी एक्स्ट्रा जो कोकरिकुलर एक्टिविटीज होंगी, को-करिकुलर यानी पढ़ाई लिखाई के अलावा जो साथ में एक्टिविटीज होती है, जैसे कि डिबेट, कंपटीशन, है ना, ये सब चीजों को भी भाई क्या करना, इसमें भी सहयोग देना, इसको भी बढ़ावा देना, बच्चे इसमें भी रुचि लें, इनका काम है। फिर गृह और विद्यालय के वातावरण में समन्वय, यानी घर और स्कूल के माहौल में समन्वय, यानी आपस में बनी रहे, आपस में इनमें तालमेल रहे, यानी स्कूल में माहौल मिल रहा है एकदम पढ़ाई का, और घर पे कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पा रही, बच्चे का होमवर्क दे रहे पढ़ नहीं पा रहा, ऐसा नहीं, स्कूल और घर के वातावरण में समन्वय होना चाहिए, ठीक है। फिर सामाजिक जागरूकता और जन सहभागिता, सोशल अवेयरनेस और जन सहभागिता, यानी लोगों का क्या होना, कंट्रीब्यूशन होना, सहभागी होना। तो सामाजिक जागरूकता भी, यानी लोग अवेयर हो, समाज में लोग जागरूक रहें, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ क्या होना चाहिए कहाँ क्या नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों के, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो, जुड़े। यानी स्कूल खुद ही चल रहा है, प्रिंसिपल ही चला रहा है, टीचर ही चला रहा है, नहीं भाई, उसमें अभिभावक पेरेंट्स भी होने चाहिए, समाज के कुछ दूसरे लोग भी होने चाहिए, जिम्मेदार लोग भी होने चाहिए, जो देखें कि अभिभावक भी ढंग से काम कर रहे हैं और शिक्षक जो हैं या स्कूल प्रबंधन जो है वो भी ढंग से काम कर रहा है, स्कूल का मैनेजमेंट भी। तो ये सब क्या है, ये सब पीटी यानी कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो रहते हैं ना, शिक्षक अभिभावक संघ, उनके भाई क्या है, ये प्रमुख कार्य हैं, उनका मेन यहाँ पर काम है, ये देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। उसके पहले हम बढ़ जाएंगे भाई इकाई 2 की तरफ, ठीक है। इकाई 1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कंप्लीट। अब बात करेंगे इकाई 2 की। तो इकाई 2 जिसका नाम है शाला प्रभावशाली और प्रभावशीलता और शालेय मानदंड। शाला का प्रभावशीलता यानी स्कूल को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, स्कूल की पढ़ाई को और प्रभावी कैसे बनाई जाए, स्कूल का क्या प्रभाव पड़ता है, स्कूल का वातावरण माहौल, ये सब। और साथ ही साथ शालेय मानदंड यानी स्कूल में मानदंड यानी कि स्कूल कैसा होना चाहिए, शाला कैसा होना चाहिए, शाला में जो काम होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसका मापदंड यानी कि उसका लिमिटेशन से कह सकते हो ना, हिसाब किताब कह सकते हो आप, ठीक। तो अगर इस इकाई 2 की बात करें तो इस इकाई 2 पे कुल अंक आवंटित है 15, इकाई 1 पर भी 15 अंक आवंटित थे, और इस इकाई 2 पर जिसका नाम है शाला प्रभावशीलता और शालेय मानदंड, इसका जो इकाई 2 है इस पर भी टोटल मार्क्स जो अलॉटेड है कितने, 15। टोटल मार्क्स कितना अलॉटेड है, 15, यानी 15 अंक यहाँ पर आवंटित है इकाई 2। चलिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। नंबर 1,
इसके महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहला, स्कूल का महत्व बताइए। स्कूल का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है? स्कूल का महत्व की बात करें, क्या इंपॉर्टेंस है? तो भाई स्कूल के इंपॉर्टेंस की बात करें, स्कूल जो होता है, विद्यालय जो होता है, वो कितना अहम भूमिका निभाता है बच्चे के जीवन में, है ना, बच्चे के जीवन में, शिक्षक के जीवन में। और स्कूल समाज को भी तो सुधारता है। समाज में जो लोग बनते हैं, समाज, कोई व्यक्ति बड़ा होकर समाज में रह रहा है, पर वो बड़ा वाला व्यक्ति पहले पढ़ाई लिखाई कहाँ हासिल किया? विद्यालय में। उसने गुण, अनुशासन सब कहाँ सीखा? विद्यालय में। तो विद्यालय समाज को तैयार करता है, विद्यालय जो समाज का हिस्सा भी है, ठीक। तो इसका महत्व बात कर लेते हैं। तो विद्यालय के, स्कूल के जो महत्व हैं उनमें से कुछ प्रमुख दिए जा रहे हैं। नंबर 1, भाई ज्ञान और साक्षरता का केंद्र। स्कूल जो होता है, विद्यालय जो होता है, वो ज्ञान और साक्षरता का केंद्र होता है। यानी कि भाई यहाँ पर ज्ञान प्राप्त होगा और लिटरेसी यानी साक्षरता मिलेगा ना, साक्षर, पढ़ने लिखने लायक बन जाएंगे। फिर भाई सामाजिक कौशल का विकास, यानी सोशल स्किल जो होती है, समाज में रहने के लिए जो स्किल, जो कौशल चाहिए, है ना, जो कह सकते हो होशियारी जो आना चाहिए हमें, वो भी मिलता है। फिर चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा, यानी कि यहाँ पर आप देखो कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा ने मोरल एजुकेशन, यहाँ पर सही गलत के बीच का अंतर, सही व्यक्तित्व, सही इंसान, ये सब सिखाया जाना कहाँ? स्कूल में होता है। फिर शारीरिक व मानसिक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट, साथ ही साथ मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक, शरीर का भी विकास होना और मानसिक विकास भी होना। मानसिक पढ़ाई लिखाई से और खेलकूद से शारीरिक विकास, ठीक। फिर भविष्य के करियर का आधार, आने वाले भविष्य में जो हमारा करियर होगा, जो हमारा प्रोफेशन होगा, जो आने वाला हमारा जो कह सकते हो जो समय होगा भविष्य में, हम जो काम करेंगे, जहां से पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, उन सब का भी आधार विद्यालय में ही, स्कूल में ही बन जाता है। फिर नागरिकता की भावना का विकास, हम सब में नागरिकता, यानी हम इस देश के नागरिक हैं, हमें इस देश का ख्याल रखना है, जहां तहां थूकना नहीं है, कचरा नहीं फैलाना है, यानी एज एक जिम्मेदार नागरिक होना, इस तरह का सोच का भी विकास यही होता है। फिर अनुशासन और समय प्रबंधन की सीख, डिसिप्लिन में कैसे रहना चाहिए, है ना, बड़ों को विश करना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाँ, और फिर हाथ पीछे करके चलना, एक लाइन से चलना, धक्का मुक्की नहीं करना, शांत रहना, ये सब क्या है? अनुशासन, है ना। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर एक समय के अंदर टाइम टेबल बना के इतनी पढ़ाई करना, हर विषय को समय देना। तो ये समय प्रबंधन और अनुशासन, डिसिप्लिन, ये सब भी बच्चे कहाँ सीखते हैं? स्कूल में, ठीक है। तो स्कूल में सारी चीजें सीखी जाती हैं, स्कूल ये सब काम करता है। तो यही है स्कूल का महत्व और इंपॉर्टेंस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला हमारा सवाल है, प्रगतिशील स्कूल की प्रमुख विशेषताएं। जो स्कूल डेवलप हो रहा होगा, जो स्कूल प्रगतिशील होगा, डेवलप हो चुका होगा और डेवलप हो रहा होगा, ऐसे स्कूल की खासियत क्या होती है? ठीक है, प्रगतिशील स्कूलों की अगर विशेषताओं की बात करें तो इसके कई सारी विशेषता होती है। दिन में से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही है। नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षा। जो भी प्रगतिशील स्कूल होता है उसमें शिक्षा बालक को केंद्र में रख के, यानी स्टूडेंट को, बच्चे को सेंटर में रख के, ठीक है, शिक्षा दी जाती है, यानी सारी पढ़ाई लिखाई बच्चे के लिए ही है। दूसरा, भाई करके सीखने पर बल, व्यवहारिक ज्ञान, यानी किसी भी चीज को करके देखना, यानी रटवाने से अच्छा बच्चों को खुद ही वो काम करने लगाना, और इससे बच्चे उसको करके सही गलत करके सीख जाए कि सही कैसे करते हैं ना, गलती करके। फिर समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच, यानी कि स्कूल की एक और चीज खासियत होगी प्रगतिशील स्कूल की कि भाई यहां पर आप देखोगे समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच, यानी किसी भी समस्या का समाधान यहाँ सिखाया जाता है। बच्चे बहुत बार आपस में सीखते भी हैं समाधान करना, कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है, क्वेश्चन ऐसा होता है, टीचर को भी नहीं पता, लेकिन बच्चे आपस में डिस्कशन करके या एक दूसरे से पढ़ के, मेहनत करके, कहीं और से जान के एक दूसरे को बताते, मदद करते हैं। इसमें होता क्या है, समस्या का समाधान भी है, लेकिन इससे आलोचना भी होती है, यानी दूसरों की बुराई करना भी इसी से होता है ना। आलोचनात्मक क्या हो जाता है यहाँ पर भाई? सोच आ जाती है। और क्या? सहयोग और सामाजिक भावना का विकास। सहयोग और सामाजिक भावना का विकास, यानी कि सामाजिक भावना का मतलब क्या भाई? सोशल फीलिंग, समाज में मिलजुल कर रहना, समाज में एक दूसरे के साथ रहना, इस तरह की भावना का विकास होता है। एक दूसरे की हेल्प करना, सहयोग करना, है ना, इसका भी विकास हो जाता है। रटंत विद्या का विरोध हो जाता है, यानी रटने पर ध्यान नहीं होता है, यहाँ पर समझने पर, है ना, याद रखने पर नहीं, रटने पर नहीं, समझने पर, है ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर, पकड़ बनाने के ऊपर, ठीक। और क्या? लोकतांत्रिक और स्वतंत्र वातावरण, डेमोक्रेटिक और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट माहौल, इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट, वातावरण, यानी ऐसा आपको प्रगतिशील विद्यालय में ऐसा माहौल मिलेगा जहां पर आजादी होगी, जहां पर भाई स्वतंत्र वातावरण होगा, जहां पर भाई लोकतांत्रिक होगा, सबकी मर्जी से कोई भी कार्य होता होगा। तो ये सब जो आप देख पा रहे हो क्या है? ये सब प्रगतिशील स्कूल की विशेषताएं हैं, ये सब प्रमुख विशेषताएं हैं किसी प्रगतिशील स्कूल की। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई शालेय प्रभावशीलता क्या है, इसकी पहचान किस प्रकार की जा सकती है? शालेय प्रभावशीलता क्या है और इसकी पहचान किस प्रकार की जा सकती है, वो पूछा है। ठीक है, शालेय प्रभावशीलता यानी स्कूल का इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता है क्या और कैसे पहचानेंगे कि
शाला जो है प्रभावशील है, कैसे वो प्रभाव डाल रही है बच्चों के ऊपर, है ना, समाज के ऊपर, ये हमें देखना है। ठीक, तो भाई बात करेंगे ऐसे शाला प्रभावशीलता का मतलब क्या, एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा विद्यालय जो अपनी मजबूत व्यवस्था और अच्छे माहौल के कारण हर बच्चे को बेहतर परिणाम देने में क्या करता है, सक्षम होता है, बेहतर परिणाम देने के लिए उसे मोटिवेट करता है, उत्साहित करता है, अच्छा इंसान बनाने में सफल करता है, वह प्रभावशील स्कूल है। यानी ऐसा स्कूल जो बच्चों को बेहतर परिणाम, एक अच्छा इंसान बनने में सफल करे, उनका नैतिक विकास करे, उसी स्कूल को हम क्या बोलेंगे, प्रभावशाली स्कूल बोलेंगे, इफेक्टिव। स्कूल तो बहुत खुलते हैं इलाके में, पर कुछ ही स्कूल होते हैं जो नाम कमाते हैं, जिनका प्रभाव सब पर पड़ता है, जिसका लोग नाम लेते हैं, उदाहरण देते हैं ना। तो यही है शालेय प्रभावशीलता। अब शालेय प्रभावशीलता की पहचान बताऊं कैसे की जा सकती है। तो शालेय प्रभावशीलता की पहचान की बात करें तो नंबर 1, उच्च शैक्षणिक परिणाम और परीक्षाफल, हायर एजुकेशन, यानी उच्च शैक्षणिक परिणाम, हायर एजुकेशन रिजल्ट, यानी एकदम बढ़िया रिजल्ट आएगा, एकदम हाई, सबसे अच्छा और अच्छा आप रिजल्ट भी आएगा कह सकते हो। फिर छात्रों और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, स्टूडेंट्स टीचर यहाँ रेगुलर आते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर ही गायब है स्टूडेंट आ रहे हैं, या टीचर आ रहे पढ़ाने लेकिन क्लास ही गायब है, बच्चे नहीं आते, ज्यादा बच्चे आते ही नहीं है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। छात्रों और शिक्षक दोनों कैसे होने चाहिए भाई, एकदम नियमित रूप से रेगुलर क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए, स्कूल में प्रेजेंट होने चाहिए, आने चाहिए। फिर सकारात्मक और अनुशासित विद्यालयी वातावरण, यानी ऐसा माहौल होगा जो पूरी तरह से डिसिप्लिन, पूरी तरह से अनुशासनात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव वाली स्कूल होगी ना, वहां पर हर चीज सही तरीके से ली जाएगी, पॉजिटिव वे में ली जाएगी, सकारात्मक वे में ली जाएगी, माहौल सही होगा। फिर शिक्षण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना पढ़ाई में। अभी हम पैनल से पढ़ा रहे, इंटरनेट से पढ़ा रहे, ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे, ये सब क्या है, ये सब नई तकनीकें हैं। इन तकनीकों का इस्तेमाल करना स्कूलों में ताकि बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सके। तो शिक्षण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, है ना, एजुकेशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। तो ये सब शाला प्रभावशीलता की पहचान है। ऐसे पहचानो कि शाला प्रभावशीलता काम कर रही है कि नहीं, शाला प्रभावशील है कि नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अभी आ जाइए, शालेय प्रभावशीलता के मानदंडों के विकास के प्रमुख सूत्रों की व्याख्या कीजिए। शालेय प्रभावशीलता के जो मापदंड, मानदंड, यानी कि जो कह सकते हो एक आइडियल जो नियम कानून रखे गए कि शाला प्रभावशीलता ऐसी होनी चाहिए, तो भाई उनके विकास के मुख्य स्रोत क्या है, कैसे उसका विकास करेंगे, कैसे शाला प्रभावशीलता को और ज्यादा बढ़ाएंगे, है ना। तो बात करें तो भाई शालेय प्रभावशीलता के मापदंडों के विकास के प्रमुख सूत्रों के कुछ बिंदु निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, है ना। नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संवैधानिक उद्देश्य। शाला प्रभावशीलता कैसे पता चलेगी कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संवैधानिक उद्देश्य, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियां हैं, और संवैधानिक उद्देश्य जो कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हो एम है, गोल है, वो भाई रहता है इस स्कूल में। शैक्षिक अनुसंधान और सर्वेक्षण, यहाँ पर एजुकेशनल रिसर्च होता है, ठीक है, सर्वेक्षण यानी कि सर्वे होता है, यानी शिक्षा में यहाँ पर क्या होता है भाई, रिसर्च और आप कह सकते हो सर्वे होगा, है ना, अनुसंधान करेंगे इसमें, ठीक, और इसमें सर्वेक्षण करेंगे। फिर पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यचर्या जो सिलेबस होता है उसका रूपरेखा, उसकी समरी, उसकी तैयारी, ठीक। फिर समाज और हितधारकों की अपेक्षाएं, समाज में और जो समाज के लोग हैं, जो हितधारक है, यानी जिनका फायदा उठाया जा रहा है, जिन्होंने मेहनत की है, ऐसे लोगों की अपेक्षा, उनकी अपेक्षाओं पर कह सकते हो, उनके उम्मीदों पर खरे उतरना। फिर विद्यालय का स्व मूल्यांकन और पूर्व अनुभव, विद्यालय खुद भी अपना स्वयं का मूल्यांकन करे कि हमने कितना इंप्रूवमेंट किया, कितना अच्छा किया, साथ ही साथ वो खुद का भी अनुभव बताए, है ना, क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं, ये सब काम करने में। तो ये सब जो आप देख पा रहे हो शालेय प्रभावशीलता के विकास के प्रमुख क्या है, बिंदु है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। जब भी आप किसी फील्ड में पर्टिकुलर टॉपिक पर जाएंगे तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, एज ए आपको स्टूडेंट, एज ए टीचर, कि भाई स्कूल को इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसा रहता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, शाला कैलेंडर क्या है, स्कूल कैलेंडर क्या होता है, शाला कैलेंडर क्या होता है। शाला कैलेंडर मतलब क्या, उसमें जैसे नॉर्मल कैलेंडर में त्योहार वगैरह दिए रहते हैं, शाला कैलेंडर में अवकाश वगैरह दिया रहता है कि इस दिन से इस दिन तक अवकाश रहेगा, ये त्योहार का अवकाश रहेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। तो शाला कैलेंडर में कुछ मुख्य बातें होती है। नंबर 1, सत्र की प्रारंभिक और अंतिम तिथि, सेशन कब स्टार्ट होगा, सेशन कब खत्म होगा, ये शाला कैलेंडर में लिखा होता है। दूसरा, शैक्षणिक दिवसों की संख्या, यानी कितने दिन क्लास चलेगी पूरे साल भर में, ठीक है, जैसे महीने में, हफ्ते में 6 दिन क्लास हो रही है और महीने में 4 हफ्ते हैं, तो 24 दिन की एक महीने में क्लास होगी, यानी ऐसे पूरे साल भर की क्लास मिला लेंगे। फिर उसमें छुट्टियां भी देख लेंगे भाई, याद रखिएगा। फिर सार्वजनिक एवं स्थानीय अवकाश, छुट्टियां, यानी इस कैलेंडर में जो पब्लिक रहती हैं और जो लोकल रीजनल छुट्टियां होती हैं उस पर भी छूट मिल जाएगी, है ना। और क्या, परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्यक्रम,
यानी कि भाई शाला कैलेंडर में ये भी लिखा होता है कि कब परीक्षा ली जाएगी, कब इनका परीक्षा का टाइम टेबल आएगा और कब भाई इनका मूल्यांकन किया जाएगा, यानी इवोल्यूशन किया जाएगा, कब उनके पेपर चेक करके उनका रिजल्ट आएगा, ये बातें। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कुछ भाई शाला कैलेंडर में लिखी हुई है, ये सब शाला कैलेंडर में कंपलसरी होती है, अति आवश्यक होती है, ये सब शाला कैलेंडर की बात है। तो शाला कैलेंडर समझ में आ गया, वो हमारे कैलेंडर जैसा आम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कक्षा कक्ष प्रक्रिया। कक्षा कक्ष प्रक्रिया में शिक्षक के संप्रेषण को समझाइए। क्लास में जो बातचीत होती है उसे कक्षा कक्ष प्रक्रिया कहते हैं हम, कक्षा कक्ष प्रोसेस होती है। तो कक्षा कक्ष प्रक्रिया में शिक्षक के संप्रेषण को समझाइए, शिक्षक कैसी बातचीत करेगा उस समय। ठीक है, कक्षा कक्ष में आप देखोगे यानी कि जो प्रोसेस होती है जिसमें कक्षा कक्ष यानी बातचीत, छात्रों से जो हम बातचीत करते हैं आपस में क्लास में एज ए टीचर, तो भाई उस प्रक्रिया में शिक्षक का क्या संप्रेषण का महत्व क्या होता है। टीचर जैसी बात करता है बच्चे ऐसा सीखते हैं, टीचर जिस प्रकार का संप्रेषण करता है बच्चों का उस पर ध्यान रहता है, वो दोहराते हैं। ठीक, उसी बात करेंगे। तो कक्षा कक्ष प्रक्रिया में शिक्षक के संप्रेषण के कई प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए जा रहे हैं। नंबर 1, स्पष्ट और प्रभावी भाषा का प्रयोग। टीचर जब क्लास में संप्रेषण में बातचीत करेगा तो बहुत ही साफ, स्पष्ट और प्रभावी यानी कि इफेक्टिव भाषा का प्रयोग करेगा, बहुत ज्यादा प्रभावी और बहुत ज्यादा आप कह सकते हो क्लियर, स्पष्ट चीजों का भाषा का प्रयोग करेगा। नंबर 2, द्विमार्गी संप्रेषण, दो तरफा संवाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर बस बोले जा रहा है, बच्चों से भी बुलवाना है, बच्चों के डाउट्स भी सुनने हो, टीचर को खुद भी बोलना है। तो द्विमार्गी यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर संवाद यानी कि डायलॉग, बातचीत होनी चाहिए। तीसरा, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण का समन्वय, यानी वर्ड वाला और वर्डलेस वाला, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण, ऐसी बातचीत जिसमें बिना बोले किया जाता है ना, इसका भाई क्या समन्वय, आपस में मेलजोल करना। ठीक, और क्या, ध्वनि का उतार चढ़ाव, आवाज का मॉड्यूलेशन, कब आवाज ऊंची करनी है, कब आवाज नीची करनी है, ये भी समझ में आनी चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति को, लिखने को वाले को, लेखक को पता रहना चाहिए। ठीक है, ध्वनि का उतार चढ़ाव। फिर क्या, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक की व्यवस्था, यानी जो भी अभी तक हुआ है बच्चों से फीडबैक लेना कि सही पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, क्लास में मजा आती है कि नहीं आती है, टीचर होमवर्क देता है चेक करता है कि नहीं करता, टेस्ट होती है कि नहीं, ये सब बातें जो पता चल जाती है। ठीक है, तो प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक की व्यवस्था, यानी पीछे से कहीं और पहले से पहली जॉब का, पहले काम का सामने आ जाना। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सब जो है ये कक्षा कक्ष प्रक्रिया में एज ए टीचर, एज ए शिक्षक को संवाद करना है तो संप्रेषण करना है, तो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पर 2 इकाइयां हो गई। अब हम बढ़ेंगे तीसरी इकाई को जिसका नाम है शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन। ठीक, चलिए शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन की बात करते हैं, इकाई 3। तो ये शाला प्रबंधन नेतृत्व की बात अगर करें तो इस पर भी कुल अंक आवंटित है 15। टोटल कितने मार्क्स की इकाई है ये? 15। टोटल 15 मार्क्स अलॉटेड है यहाँ पर भी इकाई 3 पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम ये शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन, यानी स्कूल का आप कह सकते हो नेतृत्व करना, लीडरशिप, लीडर बनना, और उसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। ठीक, तो पहला सवाल, शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन को समझाते हुए नेतृत्व की विशेषता लिखिए। जब आप शाला प्रबंधन एवं नेतृत्व को समझाते हुए शाला का जो स्कूल का जो नेतृत्व करना होता है, जो उसका कह सकते हो लीडरशिप, लीड करना होता है, नेतृत्व होता है, उसको समझाइए, उसकी विशेषता क्या होती है। तो अगर हम बात करें तो भाई शाला प्रबंधन क्या है? स्कूल का मैनेजमेंट करना, स्कूल में जो डेली के काम होते हैं उसको मैनेज करना, शाला प्रबंधन। शाले का नेतृत्व का मतलब क्या? विद्यालय को एक लक्ष्य के साथ, एक कह सकते हो विजन के साथ उस तरफ अग्रसर करना। जैसे हमारे स्कूल का लक्ष्य है कि हमें इतना काम करना है, इतना रिजल्ट दिलाना है, इतनी शिक्षा देनी है, तो ये क्या है? शाला का क्या है? आप कह सकते हो विजन है, उसका क्या है? नेतृत्व है, उसका लक्ष्य है। ठीक, विद्यालय को एक विजन देना और स्टाफ को प्रेरित करना, काम करने लोगों को बताना, उन्हें प्रोत्साहन देना कि देखो ऐसा काम करना है, हमें ऐसा बनना है, ये सारी चीजें। फिर अगर नेतृत्व की विशेषताओं की बात करें तो नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं, नंबर 1 दूरदर्शिता, यानी कि भाई बहुत दूर तक देख पाना, यानी कि स्पष्ट विजन हो सकता है, यानी क्लियरिटी होना कि आगे क्या होगा भविष्य में। नंबर 2 भाई सकारात्मक और प्रेरणादायी व्यवहार, पॉजिटिव और मोटिवेशनल, मोटिवेट करने वाला, प्रेरणा देने वाला व्यवहार करना। फिर कुशल संप्रेषण क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी अच्छी बातचीत, कम्युनिकेशन, संप्रेषण करने की कैपेसिटी, क्वालिटी, क्षमता होनी चाहिए। फिर शीघ्र व उचित निर्णय लेने की क्षमता, यानी जल्दी और सही, शीघ्र और उचित निर्णय, जल्दी और सही तरीके से निर्णय लेने की क्या करना भाई? क्षमता, आप कह सकते हो क्वालिटी, स्पेशलिटी। ठीक है, शीघ्र व उचित निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये सब शाला नेतृत्व की क्या है? खासियतें हैं, विशेषताएं हैं। शाला प्रबंधन, शाला नेतृत्व की विशेषताएं। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल।
दल नेतृत्व के लिए प्रमुख योग्यताएं लिखिए। दल नेतृत्व यानी दल नेतृत्व का मतलब क्या होता है, आप जो कम्युनिटी यानी कि दल का जब आप लीड करते हो, आप लीडर बनते हो, जैसे प्रधान अध्यापक पूरी टीम को लीड करता है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, है ना, ये एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये सब क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, लीडरशिप होते हैं, लीडर होते हैं ये लोग। तो जब नेतृत्व करते हैं ना, तो भाई नेतृत्व करने की क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी लीड करने के लिए, एज ए लीडर बनने के लिए क्या योग्यता, क्या आप कह सकते हो क्वालिटी होनी चाहिए। तो नंबर देखो भाई, एक उत्कृष्ट संप्रेषण योग्यता, यानी अच्छे से बातचीत करते आना चाहिए, क्योंकि अगर आप लीड करोगे तो आप किसी न किसी को ऑर्डर दोगे, कुछ ना कुछ बताओगे, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो भाई ये आपको करना है, अगर ऐसा बताना है तो अच्छा बोलते तो आना चाहिए ना, अच्छा कम्युनिकेशन संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। दूसरा, समन्वय और टीम भावना का विकास, आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखना, टीम वर्क, टीम भावना का विकास करना, मिलजुल कर काम करना। फिर त्वरित व निष्पक्ष निर्णय क्षमता, यानी तुरंत और निष्पक्ष मतलब बिना किसी का फेवर लिए, बिना किसी का पक्ष लिए, भाई क्या करना, निर्णय लेना, ऐसी क्षमता होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसी उनके अंदर आप कह सकते हो क्षमता मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए, उतना पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। तो त्वरित यानी तुरंत और एकदम भेदभाव रहित निर्णय लेने की क्षमता। फिर उसके बाद प्रेरणा और उत्साहवर्धन की क्षमता, यानी कि भाई मोटिवेशन और इसको उत्साहवर्धन करना, इसकी क्षमता, मोटिवेट करना, इसकी क्षमता, ये सब क्षमताएं व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए नेतृत्व करने के लिए। यानी कि अच्छे लीडर की, एक अच्छे नेता की, एक अच्छे नेतृत्व की ये सारे गुण हैं, यानी जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण है वो नेतृत्व अच्छा कर सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल बने या वाइस प्रिंसिपल बने, एचओडी बने, जो भी बने, उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए। फिर समस्या समाधान की योग्यता, भाई प्रॉब्लम तो इन्हीं के पास आएगी, मान लो टीचर्स के बीच में पढ़ाई लिखाई समय कुछ भी प्रॉब्लम हो तो टीचर किसके पास पहुंचेगा, प्रिंसिपल के पास ही पहुंचेगा, एचओडी के पास ही पहुंचेगा। तो समस्या को समाधान करने की योग्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें जो लीडर होता है नेतृत्व करने वाला काम, वो काम करता नहीं, दूसरों से काम करवाता है। तो जब दूसरों से काम करवाओगे तो लोग काम करेंगे, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्या उत्पन्न होगी, तो समस्या आपके पास से लेकर आएगा, क्योंकि काम भी आपने दिया था, तो उस समस्या का समाधान भी आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो समस्या समाधान करने की कैपेसिटी, योग्यता, क्वालिटी होनी चाहिए। क्लियर, ये सब दल नेतृत्व की प्रमुख क्या है, विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कक्षा कक्ष प्रबंधन में आने वाली समस्याएं लिखिए। कक्षा कक्ष प्रबंधन यानी क्लास में जो बातचीत होती है उसका मैनेजमेंट करना, क्लासरूम मैनेजमेंट करना, है ना, उसका क्या विशेषता होता है, क्या क्या उसमें समस्याएं आती हैं, क्या क्या। जैसे आप एज ए टीचर पढ़ा रहे हो, आप गए 5वीं क्लास में पढ़ाने, पर बच्चे बहुत शोर शराबा करते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते, बच्चे एक दूसरे से बहुत बातचीत करते हैं, बीच बीच में आपको टोक के सवाल पूछते हैं, तो ये आप कैसे मैनेज करोगे, है ना। एज ए टीचर सिर्फ पढ़ाना अच्छा काम नहीं बनता, उससे काम नहीं बनता, आप क्लासरूम को कैसे मैनेज करते हो, बच्चों को कैसे संभालते हैं, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, चलिए कक्षा कक्ष प्रबंधन यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट में आने वाली जो प्रॉब्लम है, जो बाधाएं आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी क्लासरूम मैनेज करने में एज ए टीचर, ध्यान रख लो, ये सीख लोगे तो अच्छे टीचर बनोगे। पहला, छात्रों का अनुशासनहीन व्यवहार, छात्र जो है एकदम अनुशासनहीन, इनडिसिप्लिन होते हैं, यानी कि टीचर की बात नहीं मानेंगे, बात करते रहेंगे, टीचर जैसे पीछे मुड़ेगा ब्लैक बोर्ड पर ऐसे पढ़ाने, बोर्ड पर पढ़ाने, फट से आपस में बातचीत करने लग जाएंगे, है ना, पीछे बैठ के एरोप्लेन बना के कागज फाड़ के फेंक रहे हैं, पीछे से आवाज निकाल रहे हैं, या फिर लंच बॉक्स खोल के लंच करने लग रहे हैं, आपस में मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को चिमटी ले रहे हैं, पेन टोच रहे हैं, भाई अनुशासनहीन व्यवहार करना बच्चों का, ये पहली समस्या है। दूसरा, कक्षा में छात्रों की अत्यधिक संख्या, जब क्लासरूम में ज्यादा बच्चे हो जाते तो हर बच्चे पर ध्यान दे पाना पॉसिबल नहीं होता, कौन कहां से आवाज निकाल रहा है पता नहीं चलता, कौन बात कर रहा है पता ही नहीं चलता, तो कक्षा में जब अधिक बच्चे रहेंगे तो हर बच्चे पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और क्या, छात्रों में ध्यान और एकाग्रता की कमी, कई बच्चे क्लासरूम ऐसे भी हो सकती है कि जो छात्र होंगे उनमें कंसंट्रेशन, है ना, एकाग्रता नहीं होगी उनके अंदर, एक आराम से बैठ के पढ़ना, एक जगह पर कंसंट्रेट करना, ये उनमें क्वालिटी नहीं होती, कई बार ऐसा होता है। फिर व्यक्तिगत भिन्नता, यानी बच्चों में आपको अलग अलग डिफरेंस दिखाई देगा, एक बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार, एक बार पढ़ा दो समझ जाता है, एक बच्चे को 10 बार भी बताओ नहीं समझता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता अगर ये होती है, ये भी एक समस्या है, ठीक है। फिर भौतिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे का अभाव, जो फिजिकल चीजें चाहिए जैसे क्लास में पढ़ाने के लिए, एज ए गणित का शिक्षक अगर मान लो किसी को ज्योमेट्री पढ़ानी है तो उसको वो जो कुछ चीजें लगती है जैसे छोटे छोटे कंपास, डिवाइडर, जो भी लगता है वो बड़े अमाउंट में बड़ा सा रहता है, जिससे क्लास बोर्ड पर दिखा के पढ़ाते हैं, तो ये आना चाहिए शिक्षक को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो भौतिक संसाधन यानी फिजिकल रिसोर्सेस और बुनियादी ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की कमी होना, है ना, शिक्षक को पढ़ाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो मटेरियल ही नहीं है, तो टीचर बेचारा कैसे पढ़ाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं एज ए शिक्षक क्लासरूम को मैनेज करने में जब पढ़ाने जाते हैं तब। क्लियर, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए,
अगला हमारा सवाल है, नेतृत्व व शिक्षा प्रबंधन प्रशासन की समस्याएं कौन कौन सी हैं? यानी कि जब लीडर बनते हैं और सब कुछ मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं स्कूल का, यानी एज ए स्कूल का आप मैनेजमेंट कर रहे हो, स्कूल के लीडर में हो, यानी कि या तो आप एचओडी हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल, जब ऐसे आप हो तो आपको क्या क्या समस्या आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। ठीक है, पहला तो भाई कुशल नेतृत्व का अभाव, यानी नेतृत्व करने में अच्छा लीडर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अत्यधिक लाल फीताशाही और नौकरशाही, यानी बहुत ज्यादा यहां पर आप देखोगे ना घूम फिर के बातचीत आती है। मतलब अगर टीचर कोई काम करना है वो अपने सीनियर टीचर बताएगा, सीनियर टीचर तुरंत डिसीजन नहीं लेगा, वो अपने वाले ऊपर एचओडी को पूछेगा, फिर एचओडी भी डिसीजन लेगा, वो अपने किसको पूछेगा, भाई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सर को पूछ बताता हूं, फिर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल से पूछ के बताता हूं। ऐसा करते करते समय बीत जाता है। ठीक है, बिना ऊपर के ऑर्डर्स के, बिना ऊपर पूछे उनके मर्जी के कोई छोटा से छोटा काम भी नहीं होता। तो ये जो नौकरशाही, ये जो लेट लतीफी, लाल फीताशाही है ना, नियम बजाना, ये दिक्कत वाली बात है। वित्तीय संसाधनों की कमी, यानी कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी, पैसे की कमी होना, अभाव होना, इनकी वजह से भी क्या होता है भाई, स्कूल का मैनेजमेंट करने में तकलीफ होती है, प्रॉब्लम आती है। मानवीय संबंधों और समन्वय की समस्या, ह्यूमन रिलेशंस है ना, और उनके बीच आपस में जो संबंध है, जो उनके बीच मेलजोल है, इसकी भी समस्या आती है। यानी टीचर 10 हैं पर 10 एक दूसरे को पसंद नहीं करते, कई टीचर्स का एक दूसरे से झगड़ा है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते, राजनीति बहुत होती है, पॉलिटिक्स है ना, ये भी एक समस्या है। राजनीतिक हस्तक्षेप होना, आसपास के नेताओं का हस्तक्षेप होना। भाई स्कूल में, जैसे मान लीजिए स्कूल में ज्यादा बच्चे ले नहीं सकते, क्लासरूम में एडमिशन बंद हो गया, क्योंकि सरकार की तरफ से एक फिक्स नंबर ऑफ एडमिशन स्कूल में लेना पड़ता है, पर किसी नेता का फोन आ गया, हमारा एक खास व्यक्ति है, इसके बच्चे का एडमिशन कराओ, ये हमारा खास व्यक्ति है, इतना होना चाहिए, या हम स्कूल में ये प्रोग्राम कराओ, हमारे चीजों से संबंधित चीजें कराओ। तो ये होता है, इससे राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी आसपास का जो राजनीतिक नेता लोग जो होते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, वो अपना हस्तक्षेप इंटरफेयर करती हैं स्कूलों में, पढ़ाई लिखाई में, प्रोग्राम्स में, एडमिशन में, इन सब में, फीस में, इस बच्चे की फीस कम कर दो, हमारा बच्चा है, ये है, वो है, सब बोला जाता है। ठीक है, तो ये दिक्कत वाली बात है, ये सब स्कूल का मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, तकलीफ आती है, समस्या आती है प्रबंधन करने में। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख 3 उद्देश्य लिखिए। स्कूल मैनेजमेंट का मेन मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों करना है स्कूल का मैनेजमेंट, क्यों करना है स्कूल विद्यालय का प्रबंधन, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। तो ये जो विद्यालय प्रबंधन है, स्कूल मैनेजमेंट है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम करते हैं ऐसा। ठीक है, तो अगर हम क्यों करते हैं अगर पूछा जाए तो भाई स्कूल का प्रबंधन क्यों किया जाता है, अगर इसकी बात की जाए तो देखो, वैसे तो कई सारे महत्वपूर्ण उद्देश्य बिंदु होते हैं, 3 पूछा, हम कई सारे जान लेंगे। नंबर 1, स्पष्ट नीति और विजन का अभाव। जब प्रबंधन किया जाता है तो प्रॉब्लम तो आती है कि हाँ, हम क्या करते हैं कि सही ढंग से विजन, सही ढंग से हमारी नीतियां काम नहीं करती। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर इसी को आपको ऐसा लिखना है कि उद्देश्य क्या है, तो हमारा नेतृत्व और शाला प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य कि भाई स्पष्ट नीति हो और एक सही विजन हो, है ना। अब ये तो निगेटिव सेंस में हो गया, जो अभाव लिखा हुआ है अगर इसको आप काट दो इतना, है ना, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, उद्देश्य हो गया इतना कि स्पष्ट नीति और विजन होना, ये उद्देश्य है शाला प्रबंधन का। दूसरा, संसाधनों की उपलब्धता, संसाधन की कमी, ये तो निगेटिव चीज में होगा, ये काट दो, है ना। संसाधनों की उपलब्धता यानी ज्यादातर रिसोर्स रहे, ये उद्देश्य है। फिर कुशल और प्रशिक्षित प्रशासनिक लोग रहे, यानी ट्रेंड लोग टीचर्स रहे, यानी ऐसे लोग हैं जो अच्छे से कुशल अपने कार्य में और ट्रेंड है बकायदा। ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग दी गई कैसे संभाला जाता है। अत्यधिक राजनीतिक और बाहरी हस्तक्षेप ना होना, है ना, किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप को नहीं स्वीकार करना, इस तरह का। फिर जवाबदेही तय होना, अकाउंटेबिलिटी, यानी किसकी जिम्मेदारी थी। पारदर्शिता होना, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होना, कौन सा फैसला लिया गया, किसने लिया, किस आधार पर लिया, किस चीज को ध्यान में रखकर लिया गया, अपने मन से ले लिया, सबसे पूछ कर लिया गया, ये सब जानकारी होना, जवाबदेही तय होना। ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन है, सही हुआ तो भी, गलत हुआ तो भी। और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, यानी जो भी फैसला लिया गया सबको पता होना चाहिए, चोरी छुपे नहीं, किस आधार पर ये भी, बिना भेदभाव, ये सब पता होना। ये सब क्या है भाई, शाला प्रबंधन के उद्देश्य में से एक है। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि भाई प्रबंधन एवं संगठन में अंतर लिखिए। प्रबंधन और संगठन में अंतर क्या होता है, यानी जो भी मैनेजमेंट होगा, ठीक है, और जो कम्युनिटी होगी, जो संगठन होगा, उसके में अंतर। नंबर 1, कार्य की प्रकृति। सबसे पहला, कार्य करने का तरीका डिफरेंट होता है, नेचर डिफरेंट होता है। अगर हम प्रबंधन की बात करें तो यह कार्यकारी प्रक्रिया है ना, इसका काम योजना बनाना, निर्णय लेना, निर्देशन देना और नियंत्रण करना है। जबकि हम संगठन की बात करते हैं, संगठन भाई एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचे वाला प्रक्रिया होता है, इसमें अलग पद, अलग कार्य, अलग कर्मचारियों के बीच में संबंध कैसे रहेंगे, ये देखभाल। दूसरा, भूमिका, रोल, क्या काम होता है। तो भाई इनका जो प्रबंधन का जो कार्य है भाई, ये संस्था का मस्तिष्क है, ये ब्रेन है, ये सबको बताता है कि ऐसा करो वैसा करो, ये नीतियां तय करता है, ये सोचता है, नीतियां बनाता है और नियंत्रित करता है। जबकि जो संगठन होता है वो क्या करता है, वो एक शरीर की तरह है, यानी दिमाग वाले, यानी कि आप कह सकते हो प्रबंधन क्या कहेगा
कि बच्चों का सभी बच्चे 100% पास होने चाहिए, कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो मैनेजमेंट ने बोल दिया, पर मैनेजमेंट का काम पढ़ाना नहीं होता, ये इस फैसले को लागू कौन करेगा? टीचर्स। अब टीचर लग गए जी जान से पढ़ाने में कि कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, जो बच्चे कमजोर हैं उनको अलग से सिखाया जाए, उनको अलग से एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, उन पर खास ध्यान दिया जाए, तब जाके इनकी कई बात सही होगी। तो प्रबंधन जो है मस्तिष्क की तरह है मैनेजमेंट, और जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन है वो शरीर की तरह है। प्रबंधन जो बोलेगा शरीर को वो करना होता है, ठीक है। जैसे हमारा हाथ अपने आप नहीं उठ सकता जब तक मस्तिष्क ने बोले कि हाथ उठे, ये शरीर की तरह है और ये मस्तिष्क है, ठीक है। फिर तीसरा व्यापकता, व्यापक क्षेत्र। प्रबंधन जो है ना बहुत व्यापक है, प्रबंधन में बहुत कुछ आता है, मैनेजमेंट में सब कुछ आता है ना। पानी पीने की व्यवस्था करने से लेके, टीचर हायर करने से लेके, टीचर पे नजर रखने से लेके, सिलेबस जानकारी लेने से, बच्चों पे नजर रखने, यानी बहुत व्यापक, इसमें बहुत सारे काम आते हैं प्रबंधन में। जबकि वहीं अगर हम बात करें संगठन में, तो भाई इसमें कुछ नहीं है, जो प्रबंधन बोले वो करो, है ना। इसके लक्ष्य जो है सीमित होते हैं, है ना, सीमित होती है चीजें। तो ये ध्यान रखिए, प्रबंधन और संगठन में अंतर है। आमतौर पर इसका सवाल पूछा तो नहीं जाता, लेकिन अगर पूछा तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े, इकाई 4 की बताए। इकाई 4 इसका नाम है शिक्षा में बदलाव एवं सुगमता। शिक्षा में बदलाव यानी कि चेंजेस, ठीक है, और इसमें सुगमता, सुगमता यानी कि आसानी होना, उसकी बात करेंगे। इकाई 4, इस पे अंक आवंटित है 10, कुल अंक आवंटित है 10। इसके पहले 3 इकाई 15-15 नंबरों की थी, ये हमारी चौथी इकाई जो है 10 नंबरों की, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े और बात करें इस इकाई 4 की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। तो सबसे पहला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण को समझाइए। शैक्षिक भ्रमण एजुकेशनल जो टूर होता है ना, जिसे हम शैक्षणिक भ्रमण कहते हैं, फील्ड ट्रिप कहते हैं, उसकी बात करते हैं। तो भाई शैक्षिक भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का अर्थ है शिक्षा के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा, यानी ऐसी यात्रा, ऐसी ट्रिप, ठीक है, ऐसा भ्रमण जिसका उद्देश्य हो शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। आप देखते हो ना कई बार, जैसे मान लो तो अगर एज ए भूगोल का मैं शिक्षक हूं, ज्योग्राफी का टीचर हूं, और मैं बच्चों को पेड़ पौधों, जंगली जानवरों, इनके बारे में बता रहा हूं, ठीक है, जंगल के इकोसिस्टम के बारे में बता रहा हूं, वातावरण के बारे में बता रहा हूं, तो सबसे बेहतर क्या होगा? किताब दिखाना, किताब में पढ़ाना मुंह से बोल के, या बच्चों को जंगल में लेकर जाना। अब एकदम छोटे बच्चों को नहीं ले आ सकते, लेकिन अगर बड़े बच्चे हैं और ऐसे जंगल में ले जाना जहां थोड़ा सुरक्षा हो, जंगली जानवर ना हो, शिकारी ऐसे ना हो, ठीक है, तो जंगल के बीच में ले जाकर दिखाना बच्चों को, देखो कैसा होता है, कैसे पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, कैसे जंगली जीव होते हैं, ये सब समझाना, ये सब फील्ड ट्रिप में। यह कक्ष में सीखे गए सैद्धांतिक ज्ञान। अब क्लास में बता दिया कि जंगल में पेड़ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, पेड़ एक दूसरे का खाना में मदद करते हैं, खाना बनाने में, ये सब चीजें, और ये तो क्लास में बता दिया मैंने, क्लासरूम में बातचीत हो गई। पर ये असलियत में देखना, सैद्धांतिक रूप से प्रैक्टिकल जाकर करना, ये कहां होगा? फील्ड ट्रिप यानी भ्रमण करने से हुआ, ठीक है। तो थ्योरी नॉलेज क्लास में मिलती है कक्ष में, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज यानी सैद्धांतिक या व्यवहारिक ज्ञान जो है वो हमें कहां मिलेगा? भाई फील्ड ट्रिप से, शैक्षिक भ्रमण करने से, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग में मान लीजिए, इंजीनियरिंग में क्या होता है, बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को, कॉलेज वालों को इंजीनियरिंग में मशीन के बारे में पढ़ा रहे, मैकेनिकल इंजीनियर मान लो, मशीन कैसे काम करती है, क्या होता है, पढ़ा दिया। अब मशीन देखना भी तो पड़ेगा ना, असली वाला कैसे मशीन काम करती है, इसके लिए किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में जाके बच्चों को ट्रिप कराते हैं, फील्ड भ्रमण कराते हैं, होता है ऐसा, ठीक। तो ये सब तो हो गया, शैक्षिक भ्रमण होता क्या है, इसको समझाना था, फील्ड ट्रिप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ। अगला सवाल, बालिका शिक्षा के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं? बालिका शिक्षा यानी कि जो गर्ल एजुकेशन होता है, उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन सी स्कीम चलती है? वैसे तो बहुत सारी स्कीम चलती है हमारे यहाँ, है ना। अब जैसे हमने कस्तूरबा गांधी बालिका योजना भी देखा था, है ना। तो भाई हम यहाँ बात करेंगे गर्ल्स के लिए कौन कौन सा एजुकेशन, कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं। तो सबसे पहला है समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो पहले बताया मैंने आपको। दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बड़ा चल रहा है, और बेटा क्या करे, बेटा धनिया लाओ पुदीना लाओ, सब बेटी पढ़ाओ, है ना। और हम बेटे क्या करें, हम धनिया लाओ पुदीना लाओ, ये सब करो। बेटे पढ़ कहां रहे आजकल, कुछ ज्यादा ही बेटियां बचाए बेटियां पढ़ाओ किया जा रहा है, और ये अच्छी बात है। इस योजना का असर देखने वाला कि लड़कियां भी, अब देखोगे स्कूल में ना, लगभग लड़कों के बराबर है, लड़कियां भी उतनी पढ़ाई करें जितना लड़के कर रहे हैं। अब महिलाएं पीछे ही नहीं है, ठीक है, मजाक की बात अलग कर दें तो लड़कियां भी बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, और सिर्फ इस तरह की योजनाओं की मदद से। फिर सुकन्या समृद्धि योजना, फिर बालिका प्रोत्साहन योजना, फिर लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, बहना योजना तो महिलाओं के लिए रहता है, ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना आप देखोगे तो ये बालिकाओं के लिए रहता है। तो ये इतनी प्रकार की जो योजनाएं हैं, ये सब चल रही बालिका शिक्षा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इसमें से कई सारी योजनाएं, अधिकतर जो आप देख पा रहे हो, ये सब मध्य प्रदेश के राज्य सरकार वाली है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर जो योजनाएं आपको दिख रही हैं, स्कीम्स दिख रही हैं बालिकाओं के लिए, ये अधिकतर मध्य प्रदेश राज्य में चलने वाली, ध्यान रखिएगा, सब जगह पर ये नहीं चलती, ठीक है, पूरे देश भर में योजनाएं नहीं चलती। मध्य प्रदेश का सिलेबस है तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, बालिकाओं के शाला न जाने के क्या कारण है? बच्चियां स्कूल क्यों नहीं जाती?
बच्चों के आप देखोगे स्कूल में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो वहां लड़के आपको स्कूल में ज्यादा दिखाई देंगे, लड़कियां कम। लड़कियों का नाम भी रहेगा ना स्कूल में, अगर मान लीजिए उनका एडमिशन भी है ना, तो भी बच्चियां ज्यादा पढ़ने आती नहीं है स्कूल में। क्यों, कारण क्या है इसका, चलिए इसी की बात करते हैं। इसी कारण पूछा गया। तो अगर ये सब छोड़ दो ना, तो मैं कुछ नॉर्मल कारण आपको बताता हूँ। एक तो विद्यालय बहुत दूर होता है, दूसरा स्कूल में शौचालय वगैरह की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, तीसरा कि जो स्कूल है उसमें माहौल ऐसा है कि वहां पर मेल टीचर ज्यादा है, फीमेल टीचर कम है, महिला शिक्षिका है ही नहीं, तो बच्चियां वहां पढ़ने में असहज महसूस करती हैं। और अब पेरेंट्स भी, अभिभावक भी अपने बच्चे को वहां भेजने में थोड़े से असहज रहते हैं। और क्या, घर पे जो, अगर मान लीजिए कोई बच्चियां बाल मजदूरी कर रही हैं, या घर पे निर्धनता है, माँ बाप दोनों कमाने गए हैं, तो बच्ची क्या करती है, घर को संभालती है, झाड़ू पोछा बर्तन, घर का खाना, छोटे भाई को संभालना, ये काम बालिका करती है बेचारी, है ना, क्योंकि माँ बाप तो कमाने जा रहे हैं। तो ये सब कारण होते हैं, ठीक है, ये सब संसाधनों का अभाव, ये सब कारण है बच्चों का स्कूल न जाने का, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। नंबर 1, घरेलू कार्यों का बोझ और भाई बहनों की देखभाल, जो मैंने अभी बताया, घर के काम बच्चे से ही करवाए जाते हैं। दूसरा, आर्थिक तंगी और गरीबी, घर में अगर गरीबी है, आर्थिक तंगी है, पैसे की कमी है, तो भी बच्चों को स्कूल छुड़वा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कई माँ बाप क्या करते हैं, उनके 2 लड़के और लड़कियां है, एक लड़की है, तो वो क्या करेंगे, अगर मान लो पैसा कम ही है, 2 ही की फीस भर सकते हैं, वो क्या करेंगे, अपने दोनों लड़कों की फीस भरेंगे, लड़की की पढ़ाई छुड़वा देंगे, ऐसा करते हैं। फिर रूढ़िवादी सामाजिक सोच और लैंगिक भेदभाव, हमारे समाज में जो रूढ़िवादी पुरानी, जो आप कैसे खराब सोच है, छोटी सोच है कि लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगे, वो जो पुरानी सोच है ना, वो भी एक कारण है। और जो लैंगिक भेदभाव, जो मैंने बताया, माता पिता भेदभाव करते हैं, अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, लड़कियों को घरेलू काम सिखाएंगे, उनकी शादी की तैयारी करवाते हैं, और लड़कों को पढ़ने लगाते हैं। तो ये जो लैंगिक भेदभाव होता है ना, ये भी एक कारण है। और क्या, सुरक्षा की चिंता और लंबी दूरी के रास्ते, जो मैंने बताया आपको कि स्कूल बहुत दूर होता है ना, रास्ता सुनसान होगा, पता चला जाने के लिए कोई गाड़ियां नहीं मिल रही है, और भाई सुरक्षा की चिंता है वहां पर, विद्यालय बहुत दूर है, जंगल के बीच है ना, या वहां पर माहौल ऐसा है आसपास की, देखो बहुत दिक्कत होती है। कई बार ऐसा देखने मिलता है कि स्कूल के रास्ते में कई शराबी लोग शराब पीते रहते हैं, शराब की दुकान होती है, तो बच्चे बेचारी जाने में डरती है, माँ बाप भी भेजने में डरते हैं, ऐसा होता है कई बार। फिर विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की कमी, जैसे कि भाई शौचालय न होना, है ना, गर्ल्स के लिए अलग से टॉयलेट, बाथरूम, ये सब चीजें ना हो पाना, चेंजिंग रूम ना हो पाना, इसकी वजह से बालिकाएं जो है स्कूल नहीं जाती हैं। फिर बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाएं, चाइल्ड मैरिज जो हमारे यहाँ चलता है, कम उम्र में ही लड़कियों की शादी तय हो जाती है, विवाह हो जाता है, जिस कारण से उनकी पढ़ाई छूट जाती है, स्कूल नहीं जाती है। तो ये सब कारण है, ये सब क्या है, फैक्टर्स है, कारण है, जो जिम्मेदार बनते हैं कि लड़कियां पढ़ाई क्यों नहीं करती ज्यादा, वो स्कूल क्यों छोड़ देती है ना, स्कूल क्यों नहीं जा पाती ज्यादा। नेक्स्ट, अगला सवाल है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ही क्या है, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर आवश्यकताओं की बात करें, उसके मुख्य बिंदुओं की बात करें, तो नंबर 1, कम से कम 2 बड़े पक्के कमरे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ऐसा था कि कम से कम 2 बड़े कमरे हो स्कूल में, है ना, प्राथमिक पूर्व प्राथमिक जो स्कूल होते हैं ना, मिडिल प्राइमरी, ऐसा क्या कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में, एक ही कमरे में 5वीं कक्षा एक कोने में, एक कोने में 4थी कक्षा, एक कोने में दूसरी कक्षा, ऐसा चल रहा है, ऐसी क्लासेस चलती है, एक ही टीचर सभी क्लासेस पढ़ा रहा है, सभी विषय पढ़ा रहा है, ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो कम से कम 2 पक्के मकान, कमरे जैसे हो, जहां क्लासरूम्स लग सकें, ठीक है। और क्या भाई, न्यूनतम 2 शिक्षक, कम से कम 2 टीचर्स हो, एक मेल टीचर, एक फीमेल टीचर, एक महिला शिक्षक और एक पुरुष शिक्षक हो, महिला शिक्षक उसमें से अनिवार्य हो। फिर अनिवार्य शिक्षण सामग्री, यानी स्कूल में कुछ पढ़ाने की जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल कंपलसरी हो, जैसे कि ब्लैक बोर्ड होना ही चाहिए, चौक, डस्टर, नक्शे, ग्लोब, जो बहुत जरूरी चीज होती है स्कूल में पढ़ाने के लिए ना, वो होना ही चाहिए, कम से कम होना चाहिए। फिर पुस्तकालय हो, लाइब्रेरी हो, जो बच्चों के लिए हो, बाल साहित्य, बच्चों के पढ़ने, कहानी की पुस्तकें, बच्चों से संबंधित जो किताबें हो, वो वहां पर ज्यादा हो, जरूरी हो, ठीक। खेल सामग्री और खिलौने, खेलने के लिए खिलौने, और स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी क्रिकेट के लिए मान लो बैट हो, लड़के जो वो टिप्पू या पिट्ठू खेलते हैं ना, जिसमें गोटी जमानी होती है, बॉल से मारना होता है, वो हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, ऐसे खेल के लिए जो सामग्री लगती है, लूडो, चेस, ये सब, ये चीजें होनी ही चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जो है भाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंडर आते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये सब स्कूलों में सुनिश्चित किया जाता है, ये सुविधाएं दी जाती है, ताकि स्कूल अच्छा चले, बच्चे पढ़ने में अच्छे बने, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, है ना, के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि जो नेशनल पे टीचर्स का आप कह सकते हो नियम कानून डिसाइड करते हैं, है ना, उनकी बात करेंगे, एनसीटीई जिसे कहा जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ठीक है। चलिए, तो इसकी बात करें, अगर इसके इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें, प्रमुख उद्देश्यों को देखें, तो क्या उद्देश्य नंबर 1, शिक्षक शिक्षा का नियंत्रित या आप कह सकते हो नियोजित और समन्वित विकास, यानी पूरी तरह से
एकदम प्री प्लान्ड होना चाहिए विकास शिक्षक शिक्षा का, यानी टीचर्स के एजुकेशन का। यानी शिक्षक शिक्षा देता है, लेकिन कौन शिक्षक, उसकी खुद की शिक्षा क्या है, कितनी होनी चाहिए, ये सब का प्लान करना है, एनसीटी के काम है। जैसे कि डीएड वाले ही ये काम कर सकते हैं, बीएड वाले ये काम कर सकते हो। टीचर बनने के लिए 5वीं 8वीं तक पढ़ाना है तो डीएड करना ही पड़ेगा, है ना। 10वीं 12वीं पढ़ाना है तो आपको बीएड करना ही पड़ेगा। इस तरह का नियम ये लोग बनाते हैं। फिर मानकों और मानदंडों का निर्धारण, नियम कानून, यानी इससे कम उम्र वाले टीचर नहीं बन सकते, या इतने लोग ही जो टीईटी पास किया, सीटेट पास किया, एमपीटेट पास किया, वही शिक्षक नियुक्त होगा, वही अतिथि शिक्षक के रूप में बन पाएगा। तो ऐसे नियम, ऐसे निर्धारण, मानदंड भी ये डिसाइड करते हैं। फिर शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, यानी टीचर्स के ट्रेनिंग की क्वालिटी में सुधार करना, यानी हर साल आप कह सकते हो पढ़ाई स्टार्ट होने से पहले टीचर्स का ट्रेनिंग करना, उन्हें नए टीचर अगर भर्ती हो रहे, ज्वाइन हो रहे हैं तो उनका प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग को सुधारना। फिर नए शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, नए स्कूल, नए कॉलेजेस, नए शिक्षण संस्थानों को मान्यता देना, है ना, उन्हें लाइसेंस देना। फिर व्यावसायिक विकास और शोध, रिसर्च को बढ़ावा देना, यानी कि व्यावसायिक का विकास, यानी कि व्यवसाय करने से संबंधित, पैसा कमाने से संबंधित, आर्थिक से संबंधित जो है ऐसी चीजें, रिसर्च से संबंधित चीजों को बढ़ावा देना, ये सब एनसीटी का ही कार्य है। एनसीटी क्या क्या करती है, वो इसके उद्देश्य क्या है वो। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या समझते हैं, यानी कि एजुकेशनल इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि शैक्षिक अवसर की समानता, है ना, इससे आप क्या समझते हैं, यानी सबको समान रूप से शिक्षा हासिल करने का मौका मिले, है ना, शैक्षिक इक्वालिटी से आप कह सकते हो समान मौके का। अगर इसकी बात करें शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का बात करें, तो इसका अर्थ यह है कि हमारे देश के जितने भी सिटीजन नागरिक होंगे उन सबको बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। जैसे कि वो किसी भी जाति को, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, भाई किसी भी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी कैसी भी उसकी आर्थिक स्थिति हो, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने में कोई भेदभाव नहीं करना, एकदम समान रूप से। जैसे मान लीजिए कोई सीएम राय या संदीपनी महाविद्यालय स्कूल है, एमपी गवर्नमेंट का बात करें, सरकारी स्कूल है, तो वहां पर एडमिशन देना है, तो वहां एडमिशन के लिए कोई हिंदू मुस्लिम जाए, कोई भी जाए, सबका एडमिशन होगा, जो पहले पहुंचेगा उसका होगा। कोई अमीर आदमी का बच्चा जा रहा है एडमिशन के लिए, गरीब का, जो पहले पहुंचेगा उसी का एडमिशन होगा, सीट खाली हुई। तो ऐसा नहीं गरीब गया पहले और अमीर बाद में आया तो गरीब को सीट नहीं दी, अमीर को दे दी एडमिशन, ऐसा नहीं, जो पहले जाएगा उसको, कोई भेदभाव नहीं, आर्थिक रूप से नहीं, लिंग से नहीं, जाति से नहीं, भेदभाव, किसी तरह का भेदभाव ना होना, ठीक है, शिक्षा में, पढ़ाई में। इसे ही शैक्षिक अवसरों की असमानता कहते हैं, इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, समानता। नेक्स्ट 5वीं इकाई जिसका नाम है शिक्षक विकास की समझ, टीचर का जो डेवलपमेंट होता है, शिक्षक जो विकास करता है, ठीक है, उसकी समझ करना। तो भाई इस 5वीं इकाई पर भी अंक आवंटित है 10, टोटल कितने मार्क्स अलॉटेड है, यहाँ पर भी 10 है भाई, ठीक है। कितने अंक आवंटित है यहाँ पर, 10 अंक, यानी इसको पढ़कर भी आप 10 अंक हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो इस 5वीं इकाई के भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं। भाई इस पर 10 मार्क्स अलॉटेड है, यानी कि इसको अगर सॉल्व कर लो कितने मार्क्स मिलेंगे, 10, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी ध्यान रखना है इसमें से। चलिए इकाई 5 की बात करते हैं। इकाई 5 शिक्षक विकास की समझ, बढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न, अध्यापकों को प्रशिक्षण कितने प्रकार से होने चाहिए, यानी जो टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कितने टाइप से होनी चाहिए, कितने प्रकार से होनी चाहिए। तो नंबर 1, भाई अध्यापक की ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि वो अच्छा अगर प्रशिक्षण लेगा तभी तो अच्छा पढ़ाएगा। तो भाई अध्यापकों के प्रशिक्षण के प्रकारों की बात करें तो उसमें नंबर 1 है भाई सेवा पूर्व प्रशिक्षण, यानी कि क्लास स्टार्ट होने से पहले, यानी स्कूल ज्वाइन करने से पहले भी उसका कुछ ट्रेनिंग होना चाहिए, सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, भाई इसमें शिक्षक बनने से पहले जो प्रशिक्षण होता है, यानी टीचर बनने से पहले प्रशिक्षण, यानी आप जो कर रहे हो डीएलएड, बीएड, ये डिग्री लेना, ये डिप्लोमा लेना, ये कोर्स करना, ये क्या है, ये शिक्षक बनने, टीचर बनने के पहले की प्रोसेस है। ये हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, ये शिक्षक बनने के पहले की है। फिर उसके बाद सेवारत प्रशिक्षण, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, अब टीचर बन गए, जॉब लग गई, नौकरी लग गई, सरकारी भर्ती हो गई, टीचर बन गए, तो समय समय पर बीच बीच में ट्रेनिंग देना, ऐसे पढ़ाना है, इस सिलेबस में ऐसा करना है, इस प्रकार के बीच बीच में ट्रेनिंग देना। गवर्नमेंट टीचर्स की ट्रेनिंग होते रहती है, तो ये प्रशिक्षण देना, यानी कि भाई शिक्षक की नौकरी के दौरान का प्रशिक्षण। तो 2 प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, एक टीचर बनने से पहले और एक टीचर बनने के बाद, ठीक है। इन 2 तरीकों से प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग टीचर्स को दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से, जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा मतलब मिडिल वाला एजुकेशन, उसके उद्देश्य कौन कौन से, क्या क्या उनका लक्ष्य है, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य की बात करें, नंबर 1 लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, यानी कि डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाना, है ना, ऐसा व्यक्ति बनाना पढ़ा के बच्चों को, जिससे बच्चा जो है लोकतांत्रिक मूल्यों में, डेमोक्रेसी में, चुनाव में, राजनीति में, इन सब में विश्वास करे, ठीक है, और संविधान को माने, अच्छा नागरिक बने।
व्यवसायिक कुशलता और आत्मनिर्भरता में वृद्धि, यानी वो छात्र, वो बालक जो है वो आत्मनिर्भर हो, व्यवसायिक कुशलता हो, यानी व्यवसाय कैसे करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, व्यवसाय में कैसे उसको चलाते हैं, नुकसान लाभ हानि ये सब उसमें वृद्धि हो, इन सब के ज्ञान में उससे सिखाया जाए, ज्ञान दिया जाए। फिर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी किसी व्यक्ति का ओवरऑल, और मतलब उसका बोलना समझना हर चीज का उसका विकास होना, मानसिक शारीरिक ये सारे तरह के विकास, भावनात्मक संज्ञानात्मक ये सब क्या होंगे, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ठीक, और क्या, नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी लाना, बच्चों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, नेतृत्व के गुणों का विकास करना, हर बच्चा लीडर बनने लायक हो ऐसा पढ़ाना, ऐसा उसे शिक्षा देना। फिर नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का निर्माण, यानी बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट किया जाए, यानी ऐसा उसका चरित्र, ऐसा उसका नैतिक बनाया जाए, ऐसे संस्कार दिए जाए कि भाई वो एकदम एक तरह से आप कह सकते हो उदाहरण बने, यानी आदर्श बने कि ऐसा ही होना चाहिए, यानी बच्चों का सही चरित्र बनाना, बच्चों को सही बातें सिखाना, सही मूल्य बताना, है ना, मोरल वैल्यू सिखाना। ठीक, तो ये सब जो है उद्देश्य हैं किस चीज के, माध्यमिक शिक्षा देने के, माध्यमिक शिक्षा के क्या सारे उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट क्या है, DIET, डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे डाइट कहते हैं। ठीक है, ये जिले में रहता है। ठीक है, जिसे हिंदी में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। ठीक है, जिला स्तर पर प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली देश की सबसे शीर्ष अकादमिक संस्था, जिले स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो संस्था काम करती है। राज्य स्तर पर आप जानते हो शिक्षक आयोग होता है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल जो होता है वो राज्य स्तर पर है हमारा, है ना, माशिन। और ये जो डाइट है ये जिला स्तर पर पढ़ाई लिखाई को देखता है, जिला स्तर पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, संस्थाओं को देखता है। ठीक है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NP 1986 के दौरान हुई थी, है ना, इनकी सिफारिशों के बाद हुई थी। प्रत्येक जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए, प्रत्येक जिले में शिक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए जो है इस संस्था का निर्माण किया गया था, इस संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इस संस्था की स्थापना ही की गई थी कि हर जिले में शिक्षा की क्वालिटी यानी गुणवत्ता सुधारने के लिए, शिक्षण संस्थानों पर नजर रखने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को सब तक पहुंचाने के लिए इस संस्था का आप कह सकते हो स्थापना हुआ था, इससे बनाया गया था। यह है डाइट, फुल फॉर्म याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की स्थिति को संक्षेप में समझाइए। शिक्षा प्रणाली यानी इस एजुकेशन सिस्टम में, इस पूरे पैटर्न में शिक्षक क्या है, उसकी स्थिति क्या है, टीचर का रोल क्या है, टीचर की पोजीशन क्या है ना, अच्छी बुरी क्या है, वो क्या काम करता है, ये सब चीजें। तो बात करें तो भाई शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का जो पोजीशन है, शिक्षक की जो स्थिति है, अगर उसे कुछ खास चीजों की बात करें, नंबर 1 शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु, सिखाने की प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस में, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे मेन दो ही हैं, टीचर और स्टूडेंट, और एक सिलेबस पाठ्यक्रम। ठीक है, तो यह शिक्षण प्रक्रिया की मुख्य धुरी है, कौन, शिक्षक। दूसरा यह मार्गदर्शक है भाई, पथ प्रदर्शक और परामर्शदाता। भाई ये मार्गदर्शक यानी कि मार्ग दिखाना, पथ प्रदर्शक रास्ता दिखाना, और परामर्श यानी सलाह देना, ये काम कौन करता है, शिक्षक। और क्या, राष्ट्र का निर्माता, राष्ट्र बनाना, और समाज का मार्गदर्शक, भाई टीचर बच्चों को पढ़ाता है, यही बच्चे आगे चल के नेता बनते हैं, राष्ट्र को चलाते हैं। तो राष्ट्र को इनडायरेक्टली कौन बनाया, शिक्षक बनाया। अच्छी शिक्षा देंगे तो अच्छे राष्ट्र को चलाएंगे। फिर समाज का मार्गदर्शक, समाज को राह दिखाना, कैसा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, शिक्षक का ही काम होता है, क्योंकि इनके पढ़ाए हुए बच्चे ही समाज को चलाते हैं, समाज में रहते हैं। ज्ञान और संस्कृति का हस्तांतरण, यानी शिक्षक ही है जो ज्ञान, नॉलेज और कल्चर, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, ठीक है, मैंने जो सीखा बचपन में वह आने वाले जनरेशन को सिखा रहा हूं, फिर ऐसे सिखाते रहूंगा, नई नई बैच आते रहेगी, नई नई जनरेशन आते रहेगी, इनको मैं सिखाते रहूंगा। यानी मैं अपने ज्ञान का जो मैंने सीखा हुआ है, जो संस्कृति पता है हमें, हमारे देश की जो संस्कृति, हमारे समाज की, वो मैं दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहूंगा, नई नई पीढ़ी तक पहुंचाते रहूंगा, हस्तांतरण करते रहूंगा। फिर छात्रों का मित्र, दार्शनिक और हितैषी, शिक्षक जो होता है वो स्टूडेंट्स का, छात्रों का क्या होता है, मित्र होता है, वो उनका भला सोचने वाला होता है, वो उनका दार्शनिक यानी कह सकते हो वो उन्हें रास्ता दिखाता है, उनका आप कह सकते हो गुरु होता है, वो उनका कह सकते हो मार्गदर्शक होता है, उन्हें रास्ता दिखाता है, वैसा उनकी अच्छी बात करता है। ये शिक्षक की स्थिति, ये शिक्षक का काम है, ये शिक्षक करता है समाज में। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, आदर्श शिक्षक से क्या समझते हैं, आइडियल टीचर, आदर्श शिक्षक से आप क्या समझते हैं। आइडियल टीचर यानी आदर्श शिक्षक से अर्थ एक ऐसे शिक्षक से, एक ऐसा टीचर जो सिर्फ और सिर्फ बुक वाली नॉलेज, किताबी ज्ञान नहीं देता,
वो क्या करता है भाई, अपने आप कह सकते हो उच्च चरित्र, अपना अच्छा बिहेवियर दिखा के, अपना व्यवहार दिखा के, अपना ज्ञान, अपने आदर से छात्रों के लिए, उनके जीवन के लिए प्रेरणा बनता है कि देखो हमारे सर भाई कितने अच्छे से रहते हैं, हमारे सर बढ़िया से वेल ड्रेस्ड रहते हैं, हमारे सर कोई गुटखा नहीं खाते, शराब सेवन नहीं करते, हमारे सर खुद बच्चों बताते हैं कि ऐसा कोई नशा नहीं करना चाहिए। तो शिक्षक अपने व्यवहार से बच्चों में एग्जाम्पल सेट करता है, एक आइडियल उदाहरण, आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो बच्चे वही देख के फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर प्राचीन भारतीय संस्कृति में गुरु को जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया है, वह वास्तव में एक आदर्श शिक्षक का ही रूप है। गुरु सबसे बड़ा होता है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, है ना, सुना तो है ही है भाई। तो गुरु को तो भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है ना, तो ये ध्यान रखिए, ये एक आदर्श शिक्षक, आइडियल शिक्षक के बारे में समाज में क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्लियर समझ लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन से क्या आशय है। शिक्षक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है, टीचर्स को ट्रेनिंग देने का क्या मकसद होता है। ठीक है, तो भाई शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन की बात करें, टीचर्स एजुकेशन की, यानी कि भाई संस्थागत कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण प्रक्रिया से है जो किसी व्यक्ति को एक अच्छा शिक्षक बनने में मदद करता है। ठीक है, ये शिक्षक शिक्षा का मतलब क्या है कि भाई ये ऐसा व्यक्ति को एक बढ़िया से अब क्या करना, उसे शिक्षा के कार्यक्रम, उसे पाठ्यक्रम, उसे शिक्षण विधि, इन सब से अवगत कराना, है ना। तो व्यक्ति को ये सारे चीजों को प्रदान करना, उसे बहुत ज्यादा कुशल प्रभावी बनाना, ताकि वो एक अच्छा योग्य शिक्षक बन सके, यही है शिक्षक शिक्षा। अब इसका उद्देश्य बात करें, इसके अगर हम उद्देश्यों की बात करें, ऑब्जेक्टिव की, कि क्यों टीचर्स को भी पढ़ाना चाहिए, टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग क्यों देनी चाहिए। नंबर 1 भाई शिक्षण विधि और तकनीकों का ज्ञान कराना, ताकि शिक्षक जो है पढ़ाने के मेथड्स को अच्छे ढंग से जान पाए और अच्छे से पढ़ा पाए। फिर बाल मनोविज्ञान, बच्चों की सोच को समझ पाए, चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अब मुझे पता ही नहीं बच्चे कैसे सोचते, तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे, मुझे पता होना चाहिए बच्चे कैसे सोचते हैं, बाल मनोविज्ञान कैसे होता है। कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट करना, भाई टीचर तभी ढंग से पढ़ा पाएगा। मान लो किसी शिक्षक को बहुत अच्छा ज्ञान आता है, बहुत अच्छा नॉलेज है, पर बच्चे उसको पढ़ाने नहीं दे रहे, क्लास में हल्ला हो रहा है, मच रहा है, एकदम कोई शांति नहीं है, अनुशासनहीनता है, इंडिसिप्लिन है, तो कहां से टीचर पढ़ा पाएगा। इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। और क्या, शिक्षकों में नैतिक और व्यावसायिक मूल्यों का निर्माण करना, टीचर में खुद मोरल वैल्यूज और व्यवसाय कितना इंपॉर्टेंट होता है, व्यवसायिक जो मूल्य होते हैं उनका निर्माण करना। यानी कि आप एज ए टीचर पढ़ा रहे हो तो एग्जाम्पल सेट करो, एज ए टीचर आप खुद भी अच्छा व्यवहार आदर्श प्रस्तुत करो। तो ये सब टीचर ट्रेनिंग यानी शिक्षक शिक्षा में रखा जाता है। क्लियर, ठीक। तो ये रहा भाई हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। ये हमारा इकाई का मैराथन क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, तो अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। साथ ही साथ ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो और इस वीडियो को जरूर शेयर करो। और मैं बताना चाहूंगा कि आगे चल के हम द्वितीय वर्ष का और भी सब्जेक्ट के वीडियोस लाएंगे परीक्षा से पहले, तो आप सब देखना चाहते हैं, मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें। साथ ही साथ सभी विषयों के इनके नोट्स, डिटेल में इनका जो नोट्स है, पीडीएफ नोट्स है, मैराथन लेक्चर, हर इकाई का अलग अलग वीडियो लेक्चर, आपका अलग अलग शॉर्ट नोट, डिटेल नोट से सब आप चाहते हो तो आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके संपूर्ण नोट्स वाला कोर्स या संपूर्ण वीडियो लेक्चर और नोट्स दोनों वाला कोर्स, क्रैश कोर्स, जैसा भी आपकी इच्छा हो वैसा आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जैसे डेट की परीक्षा खत्म होगी, हम शिक्षक भर्ती, शिक्षक पात्रता परीक्षा, सीटेट, एमपीटीटी वर्ग 3 इनकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो उस चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारा दूसरा चैनल जिसका नाम है स्टडी क्लास एमपीटेट एंड सीटेट, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि वहां पर शिक्षक पात्रता परीक्षा की, सीटेट की, वर्ग 3 की, इन सब की तैयारी तुरंत ही करा जाएगी जैसे ही जून के अंतिम में डीएड की परीक्षा खत्म होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।